हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ए डिस्कवरी ऑफ विचेस की सीजन 2 की कहानी को। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। एना और मैथ्यू दोनों पीटर और गेरबर्ट के निशाने पर हैं। इस मुश्किल से बचने के लिए एना अपनी टाइम और स्पेस की सुपर पावर का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ साटू मैजिक के निशान ढूंढने के लिए उनके कमरे में अपना जादू चलाती है। पीटर और गेरबर्ट भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक एना और मैथ्यू हवा में गायब हो चुके होते हैं। गेरबर्ट को एना के कपड़ों से एक जाने पहचाने सेंट का एहसास होता है, जो उसे इस बात का पता देता है कि वो यही कपड़े अभी थोड़ी देर पहले पहनी हुई थी। अगर एना जल्दी भागना चाहती थी तो कपड़े बदलने की क्या जरूरत थी? गेरबर्ट तुरंत समझ गया कि शायद एना और मैथ्यू किसी ऐसे वक्त में जा रहे हैं जहां मॉडर्न कपड़े फिट नहीं होते। एना एक टाइम ट्रैवलर है जिसके पास अनंत शक्तियां हैं। 1950 के लंदन का एक कैंपफायर सीन जहां कुछ जादूगर एक आग जला रहे हैं। उस वक्त इंग्लैंड की सबसे शक्तिशाली विजर्ड थी गुडी। गुडी को अचानक महसूस होता है कि आज रात एक शक्तिशाली विजर्ड यहां आएगी, और थोड़ी ही देर में एना और मैथ्यू अचानक लंदन की गलियों में प्रकट होते हैं। उन्होंने सफलता से टाइम ट्रैवल कर लिया था। उनका मकसद था एशमोल 782 और एक पावरफुल विच को ढूंढना जो एना को जादू सिखा सके। अपनी मंजिल तक सफलता से पहुंचने के बाद मैथ्यू एना को अपने घर ले जाता है। मैथ्यू इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ है क्योंकि ये उसका लंदन वाला घर था। जब मैथ्यू ऊपर चेक करने जाता है कि घर में कोई है या नहीं, एना नीचे के फ्लोर पर जिज्ञासा से सब कुछ देख रही होती है। तभी एक जवान लड़का कमरे से बाहर आता है और पूछता है, तुम कौन हो? लिक एक वैम्पायर है जो मैथ्यू का दोस्त था 1590 में। उसने तुरंत पहचान लिया कि एना एक विच है। घर की मेड फ्रंका और नौकर बिशप भी भागकर बाहर आ जाते हैं। लिक एना को देखकर हैरान हो जाता है। जब मैथ्यू ने एना को अपनी पत्नी कहा तो लिक इस बात को बिल्कुल भी मान नहीं सका। उसका मानना था कि एना ने मैथ्यू पर कोई जादू किया है जिससे वो उसके दिमाग पर अपना नियंत्रण रख रही है, क्योंकि उस समय विचेस और दूसरे सुपरनैचुरल क्रीचर्स को लेकर सोसाइटी में काफी अलग अलग विचार थे। 16वीं सदी के लंदन में लोगों का धर्म और अंधविश्वास पर मजबूत विश्वास था। विचेस को अक्सर गलत समझा जाता था और उन्हें शैतान से जोड़ा जाता था। उस समय पर विच हंट्स भी होती थीं, जहां विचेस को पकड़कर उन्हें सजा दी जाती थी। थोड़ी देर बाद मैथ्यू ने अपने 2 पुराने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। उनका मिशन था एशमोल मैन्यूस्क्रिप्ट को ढूंढना और साथ ही एना के लिए एक मैजिक टीचर तलाशना। 16th सेंचुरी के लंदन में वापस जाकर मैथ्यू को एक बार फिर अपने 400 साल पुराने अवतार में खुद को शामिल करना था। मैथ्यू को अपने पुराने दिन याद करने के लिए जगह जगह घूमना जरूरी था, और इसी वजह से एना घर पर अकेली थी। रात को जब एना सोने ही वाली थी तभी उसने एक अजीब सी फीलिंग महसूस की। उसने देखा कि एक विच दरवाजे से गुजर रही थी। बिना सोचे समझे एना उसके पीछे चल पड़ी। जब विच ने मुड़कर देखा तो उसका चेहरा सोफी जैसा लग रहा था। वापस लौटकर एना ने यह बात मैथ्यू को बताई। उसका मानना था कि यह विच जरूर सोफी की एंसेस्टर होगी। शायद यही विच एना को मैजिक सिखाने में मदद कर सकती थी। मैथ्यू एना के घर से अकेले बाहर जाने पर काफी नाराज था। उसका मानना था कि यह उसके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन एना को लगता था कि उसे ऐसे कैद में नहीं रहना चाहिए। एक रात गुजरने के बाद मैथ्यू ने एक तरकीब सोची। उसने एना को मैरिज हिस्टोरियन का खिताब देने का फैसला किया, जिससे वो लोगों के सामने अपनी पहचान बना सके। मैथ्यू ने वादा किया कि वो सोफी के एंसेस्टर को ढूंढने के लिए किसी को भेजेगा जो एना का मैजिक टीचर बन सके। उसी दिन मैथ्यू ने तय किया कि वो एना को 16वीं सदी का लंदन दिखाएगा। एना नए कपड़ों में बहुत खुश थी और मैथ्यू के साथ 1590 के लंदन की गलियों में घूम रही थी। हर जगह का माहौल अजीब और नया लग रहा था, लेकिन खुशी के ये पल ज्यादा देर तक नहीं टिके। मैथ्यू ने देखा कि व्हाइट हाउस के सेक्रेटरी बाकम ने उसे पहचान लिया था। बाकम ने तुरंत मैथ्यू की लोकेशन चांसलर को रिपोर्ट कर दी। मैथ्यू को याद आया कि 1590 में विलियम उसका सुपीरियर था और उस समय मैथ्यू को लंदन में नहीं होना चाहिए था। इस बात ने उसके मन में बेचैनी बढ़ा दी, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने जल्दी से एना के लिए एक मैजिक टीचर नहीं ढूंढा और ये ईरा नहीं छोड़ा तो चीजें और ज्यादा उलझन में पड़ जाएंगी। मैथ्यू ने अपने एक पुराने सबऑर्डिनेट से मिलने का फैसला किया। सबऑर्डिनेट ने बताया कि उस समय मैथ्यू को बर्विक स्कॉटलैंड में होना चाहिए था, लंदन में नहीं। यह सुनकर मैथ्यू को समझ आ गया कि स्थिति कितनी नाजुक हो गई है। फिर मैथ्यू ने फैसला लिया कि वो विलियम से खुद मिलकर बात करेगा। विलियम के सामने मैथ्यू ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसने बर्विक का अपना काम पूरा कर लिया है। स्कॉटलैंड में सब कुछ बिगड़ने लगा था।
विचेस के बीच झगड़े शुरू हो गए थे और स्कॉटिश किंग के खिलाफ बगावत का खतरा था। इस सब से निपटने के लिए मैथ्यू स्कॉटलैंड वापस चला गया। एना घर पर अकेली थी और बोर हो रही थी। उसने घर के आसपास छानबीन शुरू की और एक छुपा हुआ कमरा ढूंढ लिया। वहां एक क्रॉस रखा था जिसे देखकर ऐसा लगा कि उस समय लोग मैथ्यू को देवता मानकर पूजते थे। एना ने और तलाश की तो उसे पता चला कि 2 साल पहले मैथ्यू ने एक बड़ी लड़ाई जीती थी। उसने स्पेनिश सोल्जर्स को हराया था और कैथलिक फोर्सेस का हमला रोक दिया था। मैथ्यू का लंदन में होना एक बड़ी दिक्कत थी क्योंकि वो कैथलिक था और कैथलिक्स के खिलाफ जंग जीत चुका था। ये इंग्लैंड के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की नजर में गद्दारी के बराबर था। असलियत ये थी कि मैथ्यू अपने पिता के कहने पर एक स्पाई बनकर इंग्लैंड के अफसरों के बीच गया था। मैथ्यू ये बातें एना से छुपाना चाहता था, लेकिन एना की छानबीन से सब समझ आ गया। इसी दौरान मैथ्यू के लोगों को पता चला कि सोफी की एंसेस्टर का नाम सुजाना है। पहले सुजाना ने मजबूरी में एना का मैजिक टेस्ट मजाक समझकर किया, लेकिन जब मैथ्यू ने उसे धमकी दी और एना ने लगातार गुजारिश की, तब जाकर सुजाना ने एना का दूसरा टेस्ट गंभीरता से लेने का फैसला किया। एना को अपने मैजिक के लिए एक आसान टेस्ट दिया गया था, एक कैंडल जलाना और हवा में तैरती बेल को बजने से रोकना। लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी एना कैंडल नहीं जला पाई। इस वजह से सुजाना का पेशेंस खत्म हो गया और वो वहां से जाने लगी। एना ने फिर एक और कोशिश की, लेकिन इस बार कैंडल के बजाय पास रखा फ्रूट खराब हो गया। यह देखकर सुजाना काफी डर गई। जब एना ने सुजाना को समझाने और रोकने की कोशिश की, तो सुजाना ने वहां रुकने से साफ मना कर दिया और चली गई। एना ने उनका पीछा किया, पर सुजाना तब तक गायब हो चुकी थी। एना को समझ आया कि सुजाना अपनी विचेस की पहचान को लेकर काफी चिंतित थी, क्योंकि स्कॉटलैंड में विचेस को हंट किया जा रहा था। एक दिन सड़क पर रहने वाले एक लड़के ने एना का वॉलेट चुराने की कोशिश की, लेकिन एना ने उसे पकड़ लिया और घर ले आई। जैक, जो एक अनाथ था, लंदन की हर बात जानता था। जैक की जानकारी से पता चला कि अफवाहें फैलाने वाला लिक था, जो एना से जलन और विश्वास की कमी के कारण उसके खिलाफ गलत बातें फैला रहा था। इस बात से मैथ्यू गुस्से में आ गया। एना ने मैथ्यू को रोका और कहा कि लिक को माफ कर दिया जाए। मजबूर होकर एना ने कबूल किया कि वो और मैथ्यू भविष्य से आए हैं। उसी रात एक नौकर नया मिशन लेकर आया और मैथ्यू एक अजीब जेल में जाकर एक कैदी से सख्ती से पूछताछ करने लगा। भविष्य की दुनिया में सैरा और एमिली इस बात से डरी हुई थीं कि मैडिसन का काउंसिल पीटर को उनके 7 टावर महल में छिपे होने की खबर दे सकता है। सैरा और एमिली ज्यादा चिंता इस बात की कर रही थीं कि एना और मैथ्यू ठीक हैं या नहीं। इसाबू भी 2 विचेस की महल में मौजूदगी को लेकर परेशान थी। पहले देखी गई विच मुश्किल से ही मौत से बच पाई थी, लेकिन ये 2 अलग लग रही थी। इसाबू को मैथ्यू के लिए उन्हें स्वागत महसूस करवाना जरूरी लग रहा था। दूसरी तरफ साटू फिनलैंड लौट गई थी और एक चमकती हुई झील के पास अपनी एक बूढ़ी जादूगरनी से मिलने गई, जिसने उसे पाला था। साटू एक अनाथ थी क्योंकि उसके माता पिता और परिवार के सभी लोग बहुत पहले मर चुके थे। फिर भी वो बूढ़ी जादूगरनी ने कभी नहीं बताया कि असल में साटू कौन है और कहां से आई है। उधर लंदन 1590 में एना अब भी एक अच्छे मैजिक टीचर की तलाश में चिंतित थी। सुजाना के साथ जो कुछ हुआ था, उसके बाद एना चाहती थी कि उसे कोई ऐसा टीचर मिले जो खुद से मदद करने को तैयार हो, बिना किसी जबरदस्ती या लालच के। लेकिन यह मुश्किल लग रहा था क्योंकि सुजाना ने शायद किसी को ये बात जरूर बताई होगी। मैथ्यू को तब एक दोस्त याद आया जो एल्केमी में काफी माहिर थी, मैरी सिडनी। एना, जो इतिहास की मशहूर एल्केमिस्ट मैरी सिडनी के बारे में पहले से जानती थी, ये सुनकर खुश थी। लेकिन मैरी सिडनी किसी जादूगर को नहीं जानती थी। एना और मैरी के बीच इस वक्त सिर्फ दोस्ती शुरू हो रही थी। इसी समय इंग्लैंड की रानी इस बात को लेकर चिंतित थी कि जादूगर उसके शासन के खिलाफ विद्रोह करेंगे। और बुरी खबर ये थी कि एक जादूगर पर मैजिक का इस्तेमाल करके लोगों को मारने का इल्जाम लगाया गया था। थॉमस कैनवेल, एक जादूगर, रानी के लिए खतरा बन रहा था। विलियम ने मैथ्यू को थॉमस से पूछताछ करने का काम दिया। मैथ्यू यह काम लेना नहीं चाहता था, लेकिन विलियम के दबाव के कारण उसे यह मिशन लेना पड़ा। घर लौटते वक्त मैथ्यू का सामना एक वैम्पायर से हुआ जो हार्वर्ड के लिए काम करता था। हार्वर्ड लंदन का एक शक्तिशाली वैम्पायर और इस शहर के अंडरवर्ल्ड का बॉस था। दरअसल मैथ्यू के पिता फिलिप ने हार्वर्ड के साथ एक समझौता किया था कि दोनों अपने अपने इलाकों में दखल नहीं देंगे। लेकिन ये समझौता एना पर लागू नहीं होता था क्योंकि वो फिलिप के परिवार की सदस्य नहीं थी। उसी शाम मैथ्यू ने एना को हार्वर्ड से मिलवाया। हार्वर्ड ने जैसे ही एना को देखा, उसके खून का स्वाद लेने की इच्छा जाग उठी। शुक्र था कि मैथ्यू ने उसे तुरंत रोक दिया। हार्वर्ड जैसे ही एना के गले पर मैथ्यू के निशान देखता है, समझ जाता है कि दोनों के बीच गहरा रिश्ता है। 1590 में
बिना अनुमति के वैम्पायर के खून पीने पर सजाए मौत होती थी, और अगर एना ने अपनी मर्जी से खून दिया होता तो उसे इंग्लैंड से निकाल दिया जाता। एना ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से मैथ्यू को खून दिया था जब वह मौत और जिंदगी के बीच था। हार्वर्ड को उसकी सच्चाई और अच्छाई का एहसास हुआ और उसने परेशानी खड़ी करना बंद कर दिया। रास्ते में एना की मुलाकात सुजाना से हुई। एना की सच्चाई और लगन देखकर सुजाना उसका एक और जादू का टेस्ट लेने को तैयार हुई। सुजाना ने एक अंडा निकालकर कहा कि एना अपने जादू से उसे प्लेट पर रख दे। एना ने जादू का इस्तेमाल किया और अंडा धीरे धीरे हवा में उठकर प्लेट की तरफ हिलने लगा, लेकिन एना अंडे को प्लेट पर नहीं रख पाई। तभी सुजाना टेबल के पास आई और बैठ गई। उस समय अंडे के अंदर से एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा बाहर निकल आया। सुजाना हैरान रह गई। उसने कहा कि एना को गुडी से मिलना चाहिए, जो इंग्लैंड की सबसे शक्तिशाली विज़र्ड थी। अगले दिन सुजाना एना को गुडी के पास ले गई। जब गुडी ने एना के अंदर छिपे जादू को महसूस किया तो उसने बताया कि एना के आने के संकेत काफी पहले से मिल रहे थे। गुडी ने कहा कि दुनिया में अब सिर्फ 3 बड़े विज़र्ड्स बचे हैं और एना एक मैजिक वीवर है। मैजिक वीवर वो होता है जो नए मंत्र बना सकता है। गुडी ने समझाया कि एना दूसरों के मंत्र इसलिए नहीं सीख सकती थी क्योंकि उसे अपने मंत्र खुद बनाने होते हैं। गुडी ने कहा कि उनकी रेस बहुत रेयर है, लेकिन उनका शिकार किया जा रहा है, इस वजह से उन्हें छुपकर रहना पड़ता है। इस समय गुडी को पूरा विश्वास था कि एना के पिता भी एक मैजिक वीवर थे। एना के पिता बहुत स्पेशल थे क्योंकि बहुत कम मेल विज़र्ड्स ऐसे होते हैं जो मंत्र क्रिएट कर सकते हैं। गुडी को एना पर उसके पिता के मंत्र के आखिरी निशान महसूस हुए। एना एक विच थी, इसलिए गुडी ने तय किया कि वो एना को मैजिक सिखाएगी, लेकिन सबसे पहले एक ग्रुप की मंजूरी जरूरी थी जिसे सिर्फ विचेस ही समझ सकते थे। मैथ्यू की वजह से विचेस ने एना को अपने ग्रुप में शामिल करने से मना कर दिया। ऊपर से मैथ्यू अभी भी एक विच से सवाल जवाब कर रहा था, लेकिन गुडी का मानना था कि विचेस के लिए एक और अंधेरा दौर शुरू होने वाला है। एक भविष्यवाणी कहती है कि एक विच आएगी जो विचेस के भविष्य को बदल देगी, और वो शख्स एना थी। एना ने यह भी स्वीकार किया कि वो एक टाइम ट्रैवलर है। उसने अपनी आंखों से द बुक ऑफ लाइफ एशमोल 782 देखा था। विचेस इसे पहला मैजिक की किताब मानते हैं। इसके बाद बिना किसी ट्रायल के एना लंदन के ग्रुप में शामिल हो गई। दूसरी तरफ हार्वर्ड ने मैथ्यू को ढूंढ लिया और उससे कहा कि वह थॉमस को, जिसे सवाल जवाब के लिए रखा गया था, रिहा कर दे। पता चला कि थॉमस भी हार्वर्ड के अपनाए गए लोगों में से एक था। रानी ने फैसला किया कि वो खुद थॉमस से बातचीत करेगी। अगर थॉमस जाता तो मैथ्यू के लिए रानी को समझाना मुश्किल हो जाता। ये बात मैथ्यू के लिए काफी असहज थी, इसलिए उसने हार्वर्ड को कोई वादा करने की हिम्मत नहीं की। मैथ्यू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब लिक ने सुझाव दिया कि वह फिलिप से मदद मांगे, लेकिन मैथ्यू ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि फिलिप एना की असली पहचान जान लेगा और इससे चीजें और बिगड़ जाएंगी। आखिर में मैथ्यू ने खुद थॉमस को मारकर इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, लेकिन हार्वर्ड ने बदले में फ्रांस में फिलिप को एक संदेश भेजा जिसमें उसने मैथ्यू और एना के बारे में जानकारी दी। विलियम थॉमस की हत्या को लेकर मैथ्यू पर काफी नाराज था। भले ही मैथ्यू ने समझाने की कोशिश की कि उसने थॉमस को इसलिए मारा क्योंकि वो सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन विलियम ने साफ कर दिया कि वो इतनी आसानी से मैथ्यू को माफ नहीं करेगा। घर लौटकर मैथ्यू ने कैथोलिक क्रॉस के सामने घुटने टेककर अपने किए पापों के लिए पश्चाताप किया। हार्वर्ड का गुस्सा शांत करने के लिए मैथ्यू ने खुद हार्वर्ड के पास जाकर माफी मांगने का फैसला किया। जैसे ही मैथ्यू हार्वर्ड के सामने पहुंचा, हार्वर्ड का गुस्सा और बढ़ गया। उसे यकीन था कि थॉमस को मारने वाला मैथ्यू ही था। हार्वर्ड ने कहा, कोई आम इंसान इतनी आसानी और सफाई से किसी का गला नहीं तोड़ सकता। मैथ्यू ने इस बात से इनकार नहीं किया। उसने हार्वर्ड को समझाया कि विलियम को थॉमस दोषी लगा था और वह बस थॉमस को और अधिक पीड़ा से बचाना चाहता था। इसी के साथ सीजन 2 के ये 2 एपिसोड्स यहीं पर खत्म होते हैं। कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लगे। अगर आपके पास कोई सीरीज या मूवी है जो आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो उसका नाम भी कमेंट्स में लिख देना। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और नए एपिसोड्स लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।